सेशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड के विकास को लेकर, क्योंकि विकास की बात करें तो उत्तराखंड प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो जब भी यहाँ आते हैं वो कहते हैं कि अगला दशक उत्तराखंड का है। और उत्तराखंड का जब अगला दशक है तो उसमें दो विभाग की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। पहली तो ऊर्जा विभाग, और ऊर्जा विभाग इसलिए क्योंकि पूरे देश में जब बिजली की किल्लत थी, जब पूरे देश में ऊर्जा को लेकर हाहाकार था, तो उत्तराखंड में तकरीबन 24 घंटे बिजली रही। पिछले साल की बात कर रही थी, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब स्थिति ऐसी पैदा हुई, उसके बावजूद उत्तराखंड में बिजली की किल्लत नहीं आने दी गई। दूसरी तरफ उत्तराखंड में पर्यटक काफ़ी आते हैं, और अब चूंकि इन्वेस्टर समिट अगले महीने में है, 8 और 9 को प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, देश दुनिया के निवेशक यहाँ पर आएंगे। ऐसे में सबसे बड़ी जो बात है वो यातायात को लेकर है। सरकार लगातार कह रही है कि सड़कें चमचमाती हुई होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी उद्योग के लिए 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक तो यातायात महत्वपूर्ण है, बिजली 24 घंटे हो, सस्ता श्रम हो और कच्चा माल। इन 4 चीज़ों की जहाँ पे उपलब्धता होती है वहाँ पर निवेशक आते हैं। हमारे साथ सबसे पहले हम बात करेंगे ऊर्जा विभाग के एमडी से। क्या आगे का क्या प्लान है और किस तरह से आपने ऐसा किया कि बगल के सभी प्रदेशों में अंधेरा छाया रहा कई घंटों तक और आप यहाँ पर 24 घंटे बिजली देते रहे? इसके लिए मैं कहूँगा कि इसके लिए मैं कहूँगा कि हमारे प्रदेश में विद्युत की जो जनरेशन क्षमता है कम है, लेकिन हम लोगों की जो प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स, शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट्स और मीडियम टर्म एग्रीमेंट्स, हम लोगों ने इस तरह से प्लान किया है कि प्रदेश को विद्युत की आपूर्ति के लिए कोई भी दिक्कत ना आए किसी भी समय। और जो प्लानिंग है बहुत ही मेटिकुलस की गई है, और पर डे बेसिस पर 96 स्लॉट्स में पूरे दिन को बांट करके हर 15-15 मिनट के ब्लॉक में अगले 30 दिन में कितनी बिजली की आवश्यकता होगी, अगले महीने कितने की आवश्यकता होगी, अगले पूरे साल भर कितनी आवश्यकता होगी, उसकी पूरी प्लानिंग करने के बाद हम लोग प्लान करके इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था बनाते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए बिजली 24 घंटे हम दे पाए। अब आने वाले समय में भी समस्याएं हैं। उत्तराखंड को तो वैसे भी ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है। सचमुच क्या ऊर्जा प्रदेश हम लोग बन पाए हैं या उस दिशा में भी आगे बढ़ना है? देखिए, बहुत एक क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा आपने। ऊर्जा प्रदेश वैसे तो सप्लाई की दृष्टिकोण से निश्चित रूप से ऊर्जा प्रदेश है। 24 घंटे अगर विद्युत आपूर्ति हो रही है और प्रदेश के 10 जिलों को रोस्टिंग मुक्त रखा गया है, उसमें हरिद्वार शहर भी उसी दायरे में आता है, तो ऊर्जा प्रदेश तो है। लेकिन जनरेशन की थोड़ी सी शॉर्टेज है, जिसको हमारे सरकार पूरी तरह से तत्परता से लगी हुई है कि जहाँ पर कोल उपलब्ध है उस पॉइंट से हम लोग बिजली पैदा करें और उसको यहाँ पर ट्रांसमिट करके लाएं। जैसे उड़ीसा के कुछ ऐसे पिट पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके ला सकते हैं, या राजस्थान में सोलर प्लांट्स जहाँ पर ज़मीन एबंडेंस में उपलब्ध है वहाँ पर सोलर प्लांट लगा करके बिजली ला सकें। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनरेशन भी इम्प्रूवमेंट हो, और इसमें प्रयास चल रहा है, इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, दीपक यादव जी चीफ हैं पीडब्ल्यूडी के। दीपक जी, क्योंकि देखिए चमचमाती सड़कें, चमचमाता शहर ये दिखाता है कि शहर कितनी प्रगति कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं और अगर सड़कों में लाइट ना हो तो अपने आप में दिक्कतें होती हैं, और वो शहर का नाम भी खराब होता है जहाँ पर बिजली की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अगर मैं बात हरिद्वार की करूँ, क्या स्थिति आंकते हैं आप? हरिद्वार में मेजर कनेक्टिविटी जो NH के थ्रू है, हाँ, वो अच्छी हालत में है, लेवल ए सर्विस में है। और उसके अलावा चूंकि यहाँ राउंड द ईयर टूरिस्ट आते रहते हैं, तो एक हरिद्वार बाईपास भी प्लान किया जा रहा है। माइक ऊपर कर लीजिए। उसका भी सर्वे प्रगति पर है, NHI द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा जो विलेज रोड्स हैं, इस बार चूंकि विलेज रोड्स को कुछ जगहों पर जो है आपदा से क्षतियाँ हुई हैं, उसके लिए हरिद्वार के लिए हम स्पेशल जो है फंड्स दे रहे हैं, पैकेज दे रहे हैं पैच रिपेयर के लिए और विशेष मरम्मत के लिए। अदरवाइज भी पीडब्ल्यूडी ओवरऑल में अगर उत्तराखंड की बात करूं तो पहले हमारा फोकस था विलेज कनेक्टिविटी की ओर, लेकिन अब जो है हमारा फोकस धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है कि जो हमारा रोड नेटवर्क है, आज की डेट में उत्तराखंड स्टेट में लगभग 31,000 किलोमीटर पेंटेड रोड्स हैं, उनका मेंटेनेंस हमारे लिए नया चैलेंज है। तो उस दिशा में हम जो है प्लान कर रहे हैं।
उसमें हमारे पास जो ऑप्शन हैं, जो सड़कें एग्जिस्टिंग हैं उनके वाइडनिंग के लिए हम प्लान कर रहे हैं। उसके लिए हम एक प्लान बनवा रहे हैं कि 5 साल में किन सड़कों को चौड़ीकरण की ज़रूरत पड़ेगी, 10 साल में किन सड़कों को चौड़ीकरण की ज़रूरत पड़ेगी, और हम फंड्स भी उस तरफ बढ़ा रहे हैं, और हम अपने जो मेथड्स हैं उन पे भी पुनर्विचार कर रहे हैं। लेकिन ये आपदा के समय में जो संकट आता है जी, उससे कैसे उभरने की, क्योंकि जैसे ही किसी चीज का डेवलपमेंट होता है आपदा आती है और वो डेवलपमेंट धरा का धरा रह जाता है और ज्यादा नुकसान हो जाता है। उस चीज को ठीक कैसे हो सकता है, उसको रिकवरी के लिए कैसे काम होगा, क्योंकि उस वक्त पूरा ब्रेकेज लग जाता है, सफर करना मुश्किल हो जाता है, आवागमन बाधित हो जाता है, गांव तक राशन नहीं पहुंच पाता। वो स्थितियों से कैसे पार पाया जाएगा? क्या उसके लिए टनल्स का निर्माण भी हो सकता है? कुछ ये भी ऑप्शंस आ सकते हैं? इसको चैलेंज को देखते हुए इस साल हमने जो है इस दिशा में ये काम किया है कि टीएसडीसी एक संस्था है जो स्लोप स्टेबलाइजेशन के क्षेत्र में जो है स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और हम उनसे एमओयू कर रहे हैं जो हमारी सड़कों पर लगभग करीब 193 के करीब क्लॉनिक स्लिप जोन्स हैं, उनके स्टेबलाइजेशन के लिए हम उनसे एग्रीमेंट कर रहे हैं और हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे। इसी तरह एनएच में करीब 155 जो है लैंडस्लाइड जोन्स हैं, उस पे टीएसडीसी ने डीपीआर सबमिट की हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। और इसके लिए हमने बजट भी ईयर मार्क कर लिया है, सेपरेट हेड बना लिया है स्लोप ट्रीटमेंट के लिए। और इसमें डीपीआर सबमिशन के बाद जनरली एग्जीक्यूशन में लगभग 15 महीने 12 महीने का समय लगता है, लेकिन इसको प्लान करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज हिल्स की जो परिस्थितियां हैं, जितना प्रेसिपिटेशन यहाँ पे होता है और जितना जो है लैंडस्लाइड से जो है नुकसान होता है, उसके लिए ये बेसिक ट्रीटमेंट तो जरूरी। दूसरा भी हम वो कर रहे हैं कि बिटुमिनस सरफेस हाई प्रेसिपिटेशन की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, तो हम धीरे धीरे स्विच ओवर कर रहे हैं। थिन वाइट टॉपिंग आती है जो कंक्रीट की लेयर होती है, उसकी लाइफ साइकिल कॉस्ट तो कम होती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ज़्यादा होती है, हम धीरे धीरे उसकी तरफ स्विच करना शुरू कर रहे हैं। अभी हमने देहरादून में एक पोर्शन जो है थिन वाइट टॉपिंग शुरू किया है, उससे जो है जो रेगुलर पैचेस बन जाते हैं या लाइफ ऑफ द रोड जो कि अभी जो है जनरली 6 साल से लेकर 8 साल तक रहती है, उसको हम 10 से 15 साल तक कर सकेंगे। तो ये 2 स्पेशलिस्ट मेजर्स हम ले रहे हैं, क्योंकि रेन्स आर नॉट गोइंग टू रिड्यूस और स्लोप स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम यहाँ हमेशा रहती, कम्युनिकेशन भी बाधित होता है, तो इनके ट्रीटमेंट के लिए हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं। दीपक जी, जब भी उत्तराखंड की बात होती है तो पर्यटन को लेकर, पर्यटकों को लेकर चर्चा होती ही है। पिछले साल हमने देखा कि काफी गाड़ियां गिरी नीचे, और हमारे संपादक महोदय ने कहा कि क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ, आखिर गाड़ियां क्यों गिरी जाती है, क्या कोई जो बैरियर नहीं है वहां पर, उसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? इस दिशा में भी इस साल जो है सरकार ने बहुत ही इनोवेटिव स्टेप लिया है। बजट में हमने क्रैश बैरियर के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया है, और ऑल अलोंग रोड्स अभी हमने लगभग जो है 6000 किलोमीटर की रोड्स लेंथ के लिए क्रैश बैरियर हमने जो है सैंक्शन कर दिए हैं इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। स्टेट हाईवे, एमडीआर, ओडीआर उस लेवल पे कर दिया। अब हम विलेज रोड में भी क्रैश बैरियर को लगाने के लिए स्वीकृति देने जा रहे हैं। तो रोड एक्सीडेंट्स को रोकने में जो है ये काफ़ी मददगार साबित होगा। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट्स में हमारे रोड के कारण के अलावा भी बहुत से कारण हैं, तो मैं जन सामान्य से ये भी अनुरोध करूंगा कि ड्राइविंग करते समय जो भी ड्राइविंग रूल्स हैं, जो भी ड्राइविंग वो हैं, उनको ज़रूर पालन करें। कभी कभी एक्सीडेंट्स उनकी वजह से भी होते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग फ्रंट पे हम जो है वी आर कमिटेड कि हम सारी रोड्स को जो है क्रैश बैरियर लगा के बिल्कुल प्रोटेक्ट एमडी साहब, अभी मैं देख रहा था एक आंकड़े कि देश में आप लोग सबसे कम रेट पर बिजली मुहैया करा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है और आगे की क्या प्लानिंग है? क्या जो डिमांड और सप्लाई में कितना अंतर है? और अभी खबर ये मिली कि आप लोग केदारनाथ में भी 100% बिजली आबाद गति से चलती रहे, आती रहे, उसके लिए भी व्यवस्था कर दी है। हमारे यहाँ जैसा कि आपको मैंने बताया कि डिमांड और सप्लाई गैप बहुत ज़्यादा है। स्टेट का जो जनरेशन है
वेरिएशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारा जनरेशन हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट से आता है। 300 मेगावाट से वेरिएशन होते हुए 1200 मेगावाट होता है जो हाइड्रो प्रोजेक्ट से मिलता है। तो कभी कभी 300 मेगावाट मिलता है और कभी कभी यही चीज़ 1200 मेगावाट मिलती है। यानी जब 300 मेगावाट मिलती है तो हमको शॉर्टेज 900 मेगावाट की हो जाती है, और वो 900 मेगावाट की जो शॉर्टेज होती है, हम फिर भारत सरकार से इसकी डिमांड करते हैं, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि भारत सरकार से स्पेशल रिक्वेस्ट किया जाए, वहाँ से कुछ बिजली मिलती है। दूसरा, हम लोगों की बेहतर प्लानिंग की वजह से बिजली हम दे पा रहे हैं। बेहतर प्लानिंग इन द सेंस कि एडवांस प्लानिंग करते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए हम लोग शेड्यूलिंग देख लेते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट आज, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके 1 साल बाद कितनी रिक्वायरमेंट होगी। उसमें क्लाइमेटिक चेंजेस के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से, या फिर ये कहिए कि हमारी जनरेशन कितनी उपलब्ध होगी और डिमांड कितनी बढ़ेगी, उनको सबका जो कॉम्बिनेशन मिलाकर के जो सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए पता लगाते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी और उस समय जनरेशन कितना होगा। जनरेशन और रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग पहले से प्री प्लान कर लेते हैं, और प्री प्लानिंग मेटिकुलस करने की वजह से हम लोग बेहतर बिजली उपलब्ध करा पा रहे हैं और सस्ती बिजली दे पा रहे हैं। अनिल जी, एक सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि अभी प्रवीण ने जैसे जिक्र किया एक्सीडेंट्स को लेकर, बैरिकेड्स नहीं रहते तो इसलिए एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक कमी ये भी रहती है कि हम देखते हैं कि दिक्कतें स्ट्रीट लाइट्स की भी बहुत रहती हैं। ये जो लाइट्स का सिस्टम है, हम एनसीआर में देखते हैं, एनसीआर में इतनी रोशनी है, किसी भी समय निकल जाओ, रात के 2 जाओ 3 जाओ, एनसीआर पूरा जगमग रहता है। वो सिचुएशन उत्तराखंड की साइड क्यों नहीं मुझे मिलती है? मैं बागेश्वर की रहने वाली हूँ, मुझे पूरा हाईवे मैं कवर करती हूँ, मुझे हाईवे में बहुत रेयरली लाइट्स दिखती हैं, और विंटर्स का समय आ जाता है तो और ज्यादा बुरा हो जाता है। मैडम, दोनों आपको बता, डिपार्टमेंट के लिए। मैडम आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन जो प्रश्न है वो शायद इस संदर्भ में हमारे लिए नहीं रहेगा। ये नगर पालिकाओं या नगर महापालिकाओं के अंदर होता है ये काम, जो बिजली लगाते हैं। हम लोग विद्युत आपूर्ति करते हैं, केवल इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इस सप्लाई पे कभी करते हैं। डिस्कशन होता क्यों नहीं है? ये चीजें। इसका बेहतर जवाब नगर पालिकाओं के अध्यक्ष या नगर अधिकारी जो होते हैं वो लोग ज़्यादा बेहतर दे पाएंगे जवाब कि क्या कारण है। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी मुख्यमंत्री, चूंकि 8 और 9 तारीख को इन्वेस्टर समिट है, प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे आगमन हो रहा है, उसको लेकर एक मुख्यमंत्री जी ने कहा है साफ तौर पे कि सड़कें जो है चकाचक हो जानी चाहिए। उसको लेकर क्या तैयारी है? कब तक उत्तराखंड की सड़कें चकाचक हो जाएगी? चौड़ीकरण के कई सवाल हैं, वो कब तक पूरे हो जाएंगे? ऐसा है, देहरादून में जितने रूट्स हैं हमारे एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से और जो बस स्टैंड से, ISBT से, इस तरह 7 रूट आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसमें कि इन्वेस्टर समिट के पार्टिसिपेंट्स को मूव करना होगा, और जो मेजर होटल्स हैं उनके कनेक्टिंग रोड्स को वी हैव आइडेंटिफाइड। सारी रोड्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, सारी रोड्स को हमने टेंडरिंग कर ली है, और सारे रूट्स पे इनिशियल काम शुरू हो गया है, और 25 नवंबर डेडलाइन है। 25 नवंबर तक हम इन सारी सड़कों को बिल्कुल व्यवस्थित कर देंगे। और पास्ट में भी हमने किया है, G20 समिट हुआ है, रामनगर में हमने बहुत अच्छी सड़कें बिल्कुल वर्ल्ड क्लास की प्रेजेंट करी थी, ऋषिकेश में हुआ था। तो वी हैव डन इट, वी हैव कैपेबिलिटी, और 25 नवंबर तक हम बिल्कुल जो है। सर, क्या आप लोगों को भी टारगेट है इस तरह की कुछ? हाँ, बिल्कुल टारगेट्स हैं। जो भी रोड्स निर्धारित की गई जिस पर इन्वेस्टर्स के लोग आएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, उन रोड्स को बेहतर कैसे दिखना चाहिए, उसके लिए पेंटिंग करना, पोल्स के लाइन की सैगिंग अच्छी करना, या जो पोल टिल्टेड हैं उनको ठीक करना, इन सब चीज़ों पे कार्य चल रहा है। और हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि अभी G20 का जो समिति हुई थी उसमें UPCL को विशेष रूप से प्रशंसा की गई थी माननीय गवर्नर साहब द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, दोनों द्वारा, कि UPCL का कार्य बहुत सराहनीय रहा है। इसके लिए इन्हें बधाई मिलनी चाहिए। आप तो हिमालयी क्षेत्र में आपको शायद पहला नंबर भी मिला है उत्तराखंड को। जी हाँ, जी हाँ, हम लोग हिमालय जो 9 स्टेट्स हैं हिमालयी राज्य के, उसमें सर्विस सेक्टर में उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला है। और हम लोग 54 डिस्कॉम्स इस समय जो इंडिया में हैं, उसमें आप कह सकते हैं कि हम लोग 26वें नंबर पर थे 2 साल पहले, आज 11वें स्थान पर हैं, और जल्दी ही आप देखेंगे विदिन टॉप 5 में हम लोग आ जाएंगे। दिस विल अचीवमेंट ऑफ UPCL। दीपक जी, कुछ नया जो आप करने जा रहे हैं, इंडिया न्यूज के मंच से आप कुछ घोषणा की, आप उत्तराखंड में कुछ नया करने जा रहे हैं, अंतिम सवाल। नया तो जो हम टेक्नोलॉजी बेस मैंने जिक्र ही किया, वाइट टॉपिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वो स्टेट के लिए बहुत ही कारगर चीज़ साबित होगी, लाइफ भी ज़्यादा होगी, और जो हमारी
गड्ढों की और पैच रिपेयर की ज़रूरत वो रहती है, क्योंकि पानी का उस पर इफेक्ट डैमेजिंग नहीं होगा जो अभी बिटुमिनस रोड्स पे रहता है, उसको हम करने जा रहे तो ये कहाँ से कहाँ कर रहे हैं आप लोग? हैं। ये अभी तो हम जितनी अर्बन रोड्स हैं जो नगरीय क्षेत्र में है उन पे हम प्लान कर रहे हैं, बाकी इसको फिर आगे हम अपने रिन्यूअल में जो अभी हम बिटुमिनस रिन्यूअल करते हैं उसमें शिफ्ट करने का वो करेंगे। सर, आप ऊर्जा विभाग क्या नया कुछ करने जा रहा है आने वाले समय में, जो अभी तक कहीं पर छपा ना हो, खबर में ना आई हो? देखिए, ऊर्जा विभाग ने अभी पिछले कुछ समय से काफ़ी कुछ अचीवमेंट्स किए हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। हम लोगों को ISO 9001 2015 का अवार्ड हुआ है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों को पूरे कंट्री में सेकंड स्थान मिला है। जैसा मैं आपको बता रहा था, हिमालयी राज्यों में हम लोग प्रथम स्थान पर आए हैं। और न केवल ये, बल्कि बिजली उपलब्ध न रहते हुए भी सबसे सस्ती बिजली देने का हम लोगों को श्रेय मिला है। साथ साथ अब जो प्लानिंग हो रही है, जो आमूलचूल परिवर्तन होगा उपभोक्ताओं के लिए, जो लोग आप लोग बैठे उनके लिए उत्सुकता की बात होगी कि हम लोग स्मार्ट मीटर लगाने जा रहे हैं। जस्ट लाइक BSNL के, या यूँ कहिए कि एयरटेल या जो सिम कार्ड्स आप लोग खरीदते हैं तो उस पर प्रीपेड रहता है, उसी तरह से हम लोगों के जो मीटर लगेंगे 27 लाख कंज्यूमर्स जो अपने स्टेट के हैं, उन सभी के घरों में प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। और वो 2-वे कम्युनिकेशन करेगा। 2-वे कम्युनिकेशन मीन्स हमको भी मालूम रहेगा कि आपका कितना कंजम्पशन इस समय चल रहा है, और आपको भी मालूम रहेगा कि हम कितना पर डे कंजम्पशन करते हैं, कितना पीक आवर्स के दौरान खर्च करते हैं, कितना आज हम खर्च कम कर सकते हैं, कितना ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, और कितने से हमारा काम चल जाएगा महीने में। तो 2-वे कम्युनिकेशन वाले मीटर, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जो आपको भी बेहतरी के लिए अच्छा रहेगा, और हम लोगों के लिए भी अब डिस्कनेक्शन के लिए किसी को जाना नहीं पड़ेगा। और आपको भी अगर रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ की तो आप अपने घर बैठे बैठे ही अपने चार्ज कर लिया करेंगे कूपन। तो ये सारी चीज़ें करने जा रहे हैं। दूसरा, लॉस रिडक्शन के लिए अब एलियन बंच कंडक्टर लगाए जा रहे हैं। रियल टाइम में आपके सारे फीडर्स की क्या स्थिति है इस समय पूरे प्रदेश की, आप एक बैठे बैठे कंप्यूटर पर बैठे बैठे देख सकते हैं कि मुंशियारी में कितना लोड चल रहा है, या फीडर चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपके चक्राता में ट्रांसफार्मर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर उधम सिंह नगर में बैठे बैठे आप देख सकते हैं, यहाँ से बैठे बैठे देख सकते हैं कि ये फीडर चल रहा है या नहीं चल रहा है। साथ ही साथ अब ऑटोमेटिक रीडिंग आती रहेगी कंप्यूटर पे, यानी किस ट्रांसफार्मर, यानी कि आगे एक बड़ा विजन है जिस पर काम किया जा रहा है। ना केवल विजन है, मूर्त रूप से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 महीने के अंदर ही। चलिए, सारे काम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद अनिल कुमार जी, आपका भी, दीपक यादव जी आपका भी इस सेशन में तमाम बड़ी बातों का जिक्र करने के लिए।